उनकी तो रात के से शुरू होने वाली बारिश वक्फे वक्फे से जारी है और मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरसे हैं। अब से मुकम्मल छुट्टी शहर लाहौर का मौसम दिल फरेब हो गया है। मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके सैलाब आ गए हैं। महकमा मौसमियात की आज और कल वक्फे वक्फे से बारिश जारी रहने की पेशगोई है। तो आपको बता रहे हैं रात गए से शुरू होने वाली बारिश वक्फे वक्फे से जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरसे हैं, जबकि अब से मुकम्मल छुट्टी हो चुकी है। शहर लाहौर का मौसम दिल फरेब हो गया है। मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके भी सैलाब आ गए हैं। महकमा मौसमियात की आज और कल वक्फे वक्फे से बारिश जारी रहने की पेशगोई है। तो आपको बता रहे हैं रात के से शुरू होने वाली बारिश वक्फे वक्फे से जारी है। इसी पर बात कर लेते हैं सुहेल कैसर से। सुहेल बताइए, लाहौर के अभी किन किन मुकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है? देखें, अब वक्ती तौर पर तो बारिश का सिलसिला जो है वो जरा रुक गया है, लेकिन बादलों का मूड और मिजाज देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी वो सिर्फ वक्ती तौर पर सुस्ताने के लिए उन्होंने बारिश बरसाने का सिलसिला रोका है, वरना आसमान पर छाई हुई घटाएं और फिर तेज चलती हुई ठंडी हवा से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी उनका मजीद बरसने का मूड है। हालांकि लाहौर में अच्छी खासी बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी। दो स्पेल में ये बारिश हुई। पहला स्पेल रात 2:45 पर शुरू हुआ और सुबह 5:40 तक बारिश बरसने का सिलसिला जो है चलता रहा। और अच्छी बात ये हुई कि उसके बाद बारिश में वक्फा आ गया और जो पानी मुख्तलिफ शाहराहों पर जमा हुआ था वो पानी उसका निकास अमल में आ गया। उसके बाद दूसरा स्पेल तकरीबन 11:45 10:45 पर शुरू हुआ और अब से यूं समझने के 2-4-5 मिनट पहले इसका इख्तिताम हुआ है। और अगर मजमूई तौर पर बात की जाए कि किस इलाके में कितनी बारिश हुई, तो निश्तर टाउन में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है 81 मिलीमीटर, और ये अच्छी खासी मिकदार है बारिश की। जेल रोड पर 63, एयरपोर्ट पर 62, गुलबर्ग में 69 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और अगर शहर की तरफ आते हैं लक्ष्मी चौक की तरफ तो 78 मिलीमीटर, अपर माल पर 44, मुगलपुरा में 58, ताजपुरा में 45 और पानी वाला तालाब में तकरीबन 66 मिलीमीटर, और इकबाल टाउन, समनाबाद, जौहर टाउन सभी इलाकों में बहुत अच्छी मिकदार में बारिश जो है वो बरसी है। और इसके बाद जाहिर है जब इतनी तेज बारिश बरसेगी इतने मुख्तसर से वक्त में, तो कुछ नशीबी इलाकों में पानी भी जमा हुआ, लेकिन जिसका निकास अमल में लाने के लिए जो वासा की मशीनरी है वो मसरूफ अमल है। और उनकी तरफ से इस उम्मीद का इजहार किया गया कि बस मुख्तसरी वक्त में ये जो थोड़ा बहुत पानी जमा हुआ है ये भी निकल जाएगा और कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अब ये है कि महकमा मौसमियात की तरफ से ये बताया गया है कि अभी बारिशों का बादलों के मजीद बरसने का इम्कान मौजूद है और दिन के बाकी औकात में भी ये वक्फे वक्फे से अपना अंदाज, अपना रंग ढंग दिखाते रहेंगे। और उसके साथ साथ कल यानी 10 जुलाई को भी ये सिलसिला जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। और लाहौर के साथ साथ दीगर शहरों में भी। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई दारुल हुकूमत में मानसून का दूसरा स्पेल जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज़्यादा निचले टाउन में 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुलबर्ग में 69, करतबा चौक और लक्ष्मी चौक 68 मिलीमीटर बारिश हुई है। चौक नाखुदा 58, ताजपुरा में 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद अदाद-ओ-शुमार जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। बताइए ज़ैन। लाहौर में 27 जून को मानसून के बादल दाखिल हुए और अभी तक ये मानसून का स्पेल जारी है और तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसने का सिलसिला जारी है। आज भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात 2:45 पर बारिश का आगाज हुआ और अभी भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश जारी है। ताहम अब तक आज के दिन में बारिश के 2 स्पेल बरस चुके हैं। पहले स्पेल का आगाज रात 2:45 से हुआ जो सुबह 5:40 तक बरसता रहा। दूसरे स्पेल में 10:45 पर बारिश का आगाज हुआ और अभी भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश जारी है। ताहम बेशतर इलाकों में जो मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी था वो थम चुका है। इस दौरान जो दादोशुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक निश्तर टाउन में सबसे ज्यादा बारिश 81 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। शहर के दीगर इलाकों की सूरत हाल पर नजर दौड़ाई जाए तो जेल रोड पर 63, एयरपोर्ट के इलाकों में 62 और गुलबर्ग में 69 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक के इलाके में 78 मिलीमीटर, अपर माल में 44 और मुगलपुरा में 58 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ताजपुरा ये भी इलाका डिक्लेयर किया गया है, वहां पर 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है।
टोक नाखुदा में 60, पानी वाला तालाब अंदरून शहर के इलाकों में 67, फरखाबाद शादरा के इलाकों में 49, गुलशन राबी में 35, सेंट्रल लाहौर में इकबाल टाउन के इलाके में 44, समनाबाद में 39, जौहर टाउन में 39। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। मानसून बारिशें सर इंतजामिया और वासा कामला नकासी आपके लिए मुतहरिक हैं। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा की हिदायत पर सर इंतजामिया फील्ड में मौजूद हैं। नकासी आपके अमल में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स अपने इलाकों में नकासी आप की खुद निगरानी करें। DC लाहौर की जानिब से ये इंस्ट्रक्शन सामने आई हैं। इसी पर बात कर लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइए। देखिए, शहर में इस वक्त मूसलाधार बारिश जारी है और मुतअद्दिद इलाकों में जलथल हो रही है और इसके साथ साथ शहर में सफाई और इंतजामी अमूर का भी जायजा लिया जा रहा है। अफसरान फील्ड में मौजूद हैं, जबकि इसी सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर भी फील्ड में मौजूद हैं और डिप्टी कमिश्नर और MD वासा भी उनके हमरा मौजूद हैं। तफसीली ब्रीफिंग दी जा रही है। बारिश के पानी की निकासी और सीवरेज के मसाइल फौरी हल किए जा रहे हैं। वासा को हदायत जारी की गई हैं। शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना अवलिन तरजीहात में शामिल है। इस सिलसिले में रोजाना जो है वो बारिशों का सूरत हाल जो है उसको देखते हुए दौरे भी किए जा रहे हैं और डिप्टी कमिश्नर लाहौर का ये कहना है कि रिंग रोड और उसके अतराफ में भी पानी की चर्चा किया गया। DHA फेज 8 और शाहजमाल इशरा के इलाकों में भी जो है वो सफाई और इसके साथ साथ निकासी आपको देखा गया है, जबकि पूरे लाहौर में जो है इस वक्त पानी की सूरत का जायजा लिया जा रहा है ताकि निकासी आप होने से ट्रैफिक भी रवाना हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इमरान। और नाज़रीन, कभी IPPS की ब्लैक मेलिंग, कभी चीनी और गंदम का खेल। अरबाब इख्तियार की पॉलिसियाँ आवाम को रिलीफ के बजाय तकलीफ देने लगी हैं। जून में चीनी दरामद करने का अज़्म किया गया, जबकि 8 जुलाई को वफाकी कैबिनेट ने हतमी मंजूरी दे दी। एक माह में 5 लाख में की तफसीलात के हवाले से आपको बता रहे हैं कि IPPS की ब्लैक मेलिंग, कभी चीनी और गंदम का खेल। अरबाब इख्तियार की पॉलिसी आवाम को रिलीफ के बजाय तकलीफ देने लगी हैं। जून में चीनी दरामद करने का अज़्म किया गया, 8 जुलाई को वफाकी कैबिनेट ने हतमी मंजूरी दी है, जबकि एक माह में 5 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने की तफसील क्या है, जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद से। बताइए जाहिद। जी बिल्कुल, आजकल मार्केट में चीनी की कीमत में तेजी का रुझान जारी है और ये गुज़श्ता चंद हफ्ते हो चुके हैं जिसमें मुसलसल एक गैर यकीनी सूरत हाल देखी जा रही है, जिसकी वजह ये सामने आ रही है कि मौजूदा हुकूमत ने गुज़श्ता जून में तकरीबन 7.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी थी, जबकि अब इसी सूरत हाल में 5 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी गई है। जबकि माहिरीन की जानिब से सवाल उठाया जा रहा है कि सिर्फ 6 माह के अंदर ही इस किस्म के क्या हालात पैदा हो गए जिसकी वजह से बरामद की बजाय चीनी बरामद करना पड़ गई है। इसलिए ये तमाम किसी मिली भगत का शाखसाना है। पहले चीनी बरामद की गई और अब चीनी दरामद की जा रही है और इस तमाम सूरत हाल का फायदा शुगर मिलर्स उठा रहे हैं और शुगर मिलर्स और हुकूमत के दरमियान इस सिलसिले में मुज़ाकरात भी गुज़श्ता दिनों हुए थे, लेकिन उस पर भी कुछ देर पर नतीजे सामने नहीं आ सकते और शुगर मिल्स मालकानी मनमानी कीमत पर चीनी मार्केट में फराहम कर रहे हैं, जबकि दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और उन्हें यह कहा जा रहा है कि आप 164 रुपये फी किलो चीनी फरोख्त करें, जबकि शुगर मिल्स मालकानी इस वक्त 164 रुपये चीनी मार्केट में फराहम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की जानब से जितने भी इक़दाम हो रहे हैं उस पर भी कोई मुस्बत नतीजा सामने नहीं आ रहा है और एक ही वजह सामने आ रही है कि इस वक्त मार्केट में चीनी की शॉर्टेज पैदा करके चीनी का रेट बढ़ाया जा रहा है और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर फौरी तौर पर चीनी बरामद ना की गई तो चीनी की कीमत में मज़ीद इजाफा भी होगा। चीनी की कीमत में मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। ज़ाहिर साथ ही मौजूद रहिएगा तो अपने नाज़रीन को बताएं कि चीनी की कीमत के हवाले से ये खबर सामने आई है और आपको बताएं कि पिछले साल की आखिरी शुमाही में चीनी बरामद करने का सिलसिला जारी है और हुकूमत ने 5 लाख मेट्रिक टन चीनी के हवाले से आपको बताएं कि चीनी बरामद करने के फैसले से 6 माह कबल तक 7.5 लाख मेट्रिक टन चीनी मुल्क से बाहर बेची गई है। कहा गया है कि मुल्क में वाफर स्टॉक मौजूद है और चीनी बरामद करने की गुंजाइश भी मौजूद है, जबकि पहले बरामद फिर दरामद ये मामला है क्या, जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, जो हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता माली साल में सरप्लस चीनी को जो है वो आलमी मार्केट में एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई और 5 लाख मेट्रिक टन की बजाय जो है 7.5 लाख से ज़ायद
मेट्रिक टन की चीनी जो है वो बैरून मुल्क जो है एक्सपोर्ट की गई। और चीनी की एक्सपोर्ट का सिलसिला जो है गुज़िश्ता 6 माह से जारी है, लेकिन इसी दौरान जो है चीनी की कीमतों में मुकामी सतह पर भी इजाफा जो है वो देखने को मिला, जो कि 130 से 125 रुपए फी किलो में मिलने वाली चीनी थी, उसकी कीमतों में बदस्तूर जो है वो इजाफा होने लगा। और गुज़िश्ता चंद हफ्तों से चीनी की कीमतों में गैर मामूली तौर पर तेजी देखने को मिल रही है, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से अब 5 लाख मेट्रिक टन चीनी जो है दरामद करने का जो है वो फैसला किया गया। और इस हवाले से जो है इजाज़त भी वफाकी काबीना की जानिब से दे दी गई है कि मार्केट में चीनी जो है वो इम्पोर्ट करके सप्लाई की जाए, ताकि डिमांड एंड सप्लाई की सूरत हाल बेहतर रह सके। और हैरान कुन तौर पर जो देखा गया वो ये है कि मिल्क मालकान की जानिब से जो है यकीन दहानी करवाई गई थी हुकूमत को कि जो चीनी सरप्लस है उसे एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, जबकि हुकूमत की जानिब से जो है इस पर एतराज़ भी उठाया था कि अगर चीनी एक्सपोर्ट की जाएगी तो मुकामी मार्केट या लोकल मार्केट में चीनी की कीमतों में तेज़ी देखने को मिलेगी। ताहम मालकान की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई कि मुकामी सतह पर चीनी की कीमतों में कोई रद्द-ओ-बदल नहीं होगा, क्योंकि जो सप्लाई चेन है वो बेहतर रहेगी और सरप्लस चीनी को जो है वो एक्सपोर्ट किया जाएगा। ताहम जैसे चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त मिली, उसके बाद चीनी की कीमतों में बदस्तूर जो है पहले मरहले में 2 से 3 रुपए तक का फी किलो इजाफा हुआ, लेकिन इसके बाद जो है 5 से 10 रुपए फी किलो का जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। और अब चीनी मार्केट में जो है वो शॉर्ट होती हुई दिखाई दे रही है और परचून मार्केटों में चीनी 200 रुपए फी किलो से भी तजावज़ कर चुकी है। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो परचून दुकानदार हैं वो चीनी की फरोख्त भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि होलसेल मार्केट में चीनी की सप्लाई चेन जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो गई है, जिसके पेश नज़र हुकूमत की जानिब से अब 5 लाख मेट्रिक टन चीनी जो है वो आलमी मंडियों से खरीद कर लोकल मार्केट में सप्लाई की जाएगी, ताकि चीनी की कीमतें जो है वो बेहतर हो सकें। लेकिन इस हवाले से जो शहरी हैं वो खासे परेशान हैं, उनकी जानिब से भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पहले एक्सपोर्ट की गई थी चीनी के जब सरप्लस थी, लेकिन अब चीनी को दोबारा जो है वो इम्पोर्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से चीनी जो है मार्केट में सस्ती होने के बजाय मजीद महंगी होती जा रही है। ठीक है, अब्दुल कादिर साथ ही मौजूद रहेगा। चीनी का 60 पैसे से 200 रुपये तक का सफ़र है और 1991 तक मुल्क भर में चीनी की कीमत 60 रुपये फ़ी किलो थी। साबिक सदर अयूब खान के दौर में पहला शुगर स्कैंडल सामने आया था और ये भी कहा जाता है कि अयूब खान की जानिब हुकूमत जाने में चीनी के बहरान का भी किरदार था। चीनी की कीमत के सफ़र की तारीख है क्या, जान लेते हैं सुहेल कैसर से। सुहेल बताएगा, अब्दुल कादिर की जानिब से कहा जा रहा है कि सप्लाई और डिमांड की वजह से ये सूरत हाल पैदा हो रही है, लेकिन अगर किस्से माजी की बात की जाए तो एक सीक्वेंस के साथ चीनी की कीमत बढ़ती गई है। देखिए, अगर 1950 के 51 के 52 के अखबारात उठाकर देखे जाएं तो उनकी जो मुतअद्दिद मरतबा उन अखबारात में जो शायद सुर्खियां लगी वो चीनी के हवाले से थी कि जब भी कभी चीनी में कुछ पैसों का, चीनी की कीमतों में कुछ पैसों का इजाफा होता तो तब अखबार में हेडलाइन लग जाती थी। और तब अगर उस वक्त की बात की जाए तो 1951 तक तो मुल्क भर में चीनी की कीमत 60 पैसे फी किलो थी। ये शायद आपके लिए बहुत हैरानी की बात होगी कि पैसों में भी कभी हमारे मुल्क में चीजें मिला करती थी, तो बिल्कुल मिला करती थी, क्योंकि पैसा हमारी करेंसी की बुनियादी इकाई है। और आज की तो नस्ल को शायद पता भी नहीं होगा कि पैसा जो है वो हमारी करेंसी की बुनियादी इकाई है। उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा और कीमत जो है 60 से 75 पैसे फी किलो तक पहुंच गई। 1958 से 1970 तक के दौर में ये पौने 2 रुपए किलो तक पहुंची जी। और ये इसी तरह का सफर तय करते 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 आज ये सिलसिला हो गया है जी कि चीनी जो है 190 रुपए से लेकर 200 रुपए तक किलो तक फरोख्त हो रही है। और अगर इस तमाम सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो आप बस हम इतना कह सकते हैं कि चीनी के हवाले से तब भी वादे किए जाते थे, यकीन दहानियां कराई जाती थी, आज भी वादे किए जाते हैं, यकीन दहानियां कराई जाती हैं, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सफर है इस जिन्स का वो चलता ही रहता है। और कहने को तो हम ये कह सकते हैं कि आज के दौर में कहा तो ये जा रहा है कि शुगर मिल्स माफिया जो हैं उन्होंने हुकूमत को घुमा के रख दिया है, लेकिन मतलब मसला ये है कि जब हुकूमत खुद ही घूमने के लिए तैयार हो तो फिर कोई इसमें क्या कर सकता है। और माजी को अगर छोड़कर इस वक्त की बात की जाए तो 2024 में जिस चीनी का एक्स मिल रेट 125 से 130 रुपए किलो था, सारी सिचुएशन में अगर बात कर ली जाए डिमांड एंड सप्लाई की, तो वो कितना रोल अपना प्ले कर रहा है?
ذرا اپنا سوال دوبارہ دہرائیے گا. جی سہیل صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جیسے کہ عبدالقادر صاحب نے بھی ابھی ذکر کیا ہے کہ بات کر لی جائے اگر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی، تو جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں چینی کی بڑھتی ہوئی قیمت پر، تو ڈیمانڈ اور سپلائی اس میں اپنا کتنا رول پلے کر رہے ہیں پبلک کے حوالے سے؟ دیکھیں، میں تو نہیں سمجھتا کہ اس میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کوئی بہت زیادہ اہم رول ہے. کہ ایک اندازہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہر پاکستانی سالانہ تقریباً 28 کلو گرام چینی استعمال کرتا ہے. جی. اگر اس وقت کی بات کی جائے، اور چلیں اگر مان بھی لیں کہ سپلائی اور ڈیمانڈ میں کچھ فرق آیا، تو حکومتوں کا یا متعلقہ وزارتوں کا یا متعلقہ بورڈز کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہی کام ہوتا ہے نا کہ وہ قبل از وقت صورتحال کو جانچتے ہیں، قبل از وقت حالات کو پرکھتے ہیں اور بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں فیصلے لیتے ہیں، اور ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آئندہ چند مہینوں کے دوران کس چیز کی شارٹیج ہونے والی ہے یا کس چیز کی زیادتی ہونے والی ہے، اور اس تناظر میں اپنی پالیسیز بناتے ہیں. جہاں تو یہ حال ہے کہ گزشتہ سال 7.5 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کر دی گئی، تو کیا حکومت کو یا بورڈز کو نہیں معلوم تھا کہ اتنی بڑی مقدار میں چینی جو ہے برآمد کی جائے گی تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ میں تو فرق آئے گا؟ اگر وہ چینی برآمد نہ کی جاتی تو کوئی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ میں فرق نہیں تھا. اور 7.5 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کے بعد اب 5 لاکھ ٹن چینی برآمد کی جا رہی ہے. اب زیادہ اس پر بات اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو پس پردہ ہی رہیں تو بہتر بات رہتی ہے، ورنہ اس سچویشن کو سمجھنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ یہ کھیل کیوں کھیلا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ہمارے ایک نگران سابق وزیر اعظم کے دور میں گندم سکینڈل بھی آیا تھا. بالکل، گندم سکینڈل بھی سامنے آیا تھا. سہیل، ساتھ ہی موجود رہے گا. اور ناظرین، چینی کی قیمت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے چینی درآمد کرنے کا سبب یہ بتایا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے وزراء اور وزارت غذائی تحفظ کیا کہتے ہیں ایک بار پھر سے جان لیتے ہیں. عبدالقادر سے بتائیں. عبدالقادر. ہاں جی بالکل. چینی کی درآمد اور برآمد کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کے حوالے سے جو ہے 2 موقف اپنائے جاتے ہیں، کیونکہ جب ایکسپورٹ کرنی ہو تو چینی اس وقت یہ موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ سرپلس اور جو زائد چینی اس وقت ملز کے پاس موجود ہے انہیں عالمی منڈیوں میں فروخت کر کے جو ملز ہیں وہ اپنا رننگ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالتی ہیں کہ اس کو ایکسپورٹ کیا جائے. اور اسی طرح جب امپورٹ کرنی ہو تو اس وقت موقف یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ چینی جو ہے وہ مارکیٹ میں جو ہے وہ زائد سپلائی کرنے کے لیے جو ہے وہ امپورٹ کرنی پڑتی ہے تاکہ غذائی تحفظ جو ہے وہ برقرار رہے. اور اس حوالے سے جو وزارت غذائی تحفظ ہے اس کی جانب سے جو ہے اس بار یہ کہا گیا ہے کہ درآمد کا فیصلہ قیمتوں کا توازن جو ہے برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا. اور شوگر ایڈوائزری بورڈ کے چیئرمین رانا تنویر حسین کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ملک بھر میں چینی کی سپلائی میں کمی کا سامنا اور چینی کی قیمتوں میں استحکام کے لیے جو ہے یہ چینی امپورٹ کرنا ناگزیر ہے. اور اسی حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ صارفین کو ریلیف دینے کے لیے درآمدی چینی درآمد کی جا رہی ہے اور ملک بھر میں چینی کی سپلائی میں کمی ہے جس کو پورا کرنے کے لیے چینی کی امپورٹ جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اور اس حوالے سے جو نائب وزیر اعظم ہے اسحاق ڈار، ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ضروری اشیاء کی مناسب نرخوں پر فراہمی اور عوام کو ریلیف دینا جو ہے وہ ترجیح ہے اور صارفین اور سپلائر دونوں کے مفادات کا تحفظ جو ہے وہ ضروری ہے. اور اسی لیے چینی جو ہے وہ زائد جو ہے وہ امپورٹ کی جا رہی ہے تاکہ مارکیٹ میں جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں گیپ بن جاتا ہے اس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکے. اور چینی کی درآمد کے لیے تمام انتظامات جو ہیں اس وقت جو ہے مکمل کر لیے گئے ہیں. وزارت غذائی تحفظ کے حوالے سے یہ بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ چینی کی درآمد حکومتی شعبے کے ذریعے کی جائے گی اور چینی کی قیمتوں میں استحکام کے لیے جو ہے یہ چینی درآمد کی جا رہی ہے تاکہ چینی جو ہے وہ مزید مہنگی نہ ہو سکے. ٹھیک ہے. عبدالقادر ساتھ ہی موجود رہے گا اور اپنے ناظرین کو بتائیں کہ چینی کا بحران حقیقی ہے یا مصنوعی، اس کا اندازہ بھی لگایا جا رہا ہے. معاشی ماہرین نے چینی کے بحران کو خود ساختہ قرار دے دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ مافیا کی پرانی واردات ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عاطف پرویز سے. بتائیے عاطف. یہ گندم ہو یا چین چھوڑ کبھی درآمد کبھی برآمد کے چکر نے عوام کو چکرا کر رکھ دیا ہے. درآمد شدہ چینی شہریوں کو سستی ملے گی یا مہنگی، نیا پنڈورا باکس بھی کھل گیا ہے. ماضی کے تجربات میں کسی شے کی قیمت اگر ایک دفعہ بڑھ جاتی ہے تو واپس نہیں آتی، یہ کہنا ہے معاشی ماہرین کا. لاہور سمیت ملک بھر میں اس وقت چینی کی قیمت سطح بے مہار ہے. رمضان سے پہلے چینی 140 روپے فروخت ہو رہی تھی، لیکن اب جو چینی ہے مارکیٹ میں عام پرچون کی دکان پہ 200 روپے سے کلو تک فروخت ہو رہی ہے. معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک میں چینی کا بحران حقیقی نہیں ہے بلکہ یہ خود ساختہ ہے. اور ماہرین کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ چینی کی ایک بار پھر برآمد کو پرانی واردات جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. اور ذرائع نے بتایا ہے کہ اب بھی ملک میں وافر چینی
जो मौजूद है। हुकूमत अगर चीनी मार्केट में ले आए तो कीमत में फर्क नजर आ सकता है। मुल्क भर जी। के 40 शुगर मिल्स मालिकान बाअसर अफराद हैं और माफिया के कंट्रोल में है। ये जब चाहते हैं चीनी की कीमतों को बढ़ा देते हैं और जब चाहते हैं बहरान पैदा करते हैं। कभी इनके कहने पर जो चीनी एक्सपोर्ट की जाती है और कभी जो है वो बरामद की जाती है, जिसकी वजह से शहरी और जो है खासी मुश्किलात का सामना। और उनकी जानिब से भी ये डिमांड की गई है कि फौरी तौर पर इस बहरान को एक दफा जो है निपटा दिया जाए। और हर साल जो है ये चीनी का बहरान पैदा होता है और कुछ चंद अफराद जो है वो इससे मुस्तफीद होते हैं। शहरी तबके खासे मुतासिर होते हैं, उनकी जेबों से पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो इस मामले को एक दफा ही निपटा दिया जाए ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के खुद साख्ता बहरान पैदा ना हो। जी ठीक है, चीनी का बहरान जो है वो खुद साख्ता है। आतिफ साथ ही मौजूद रहेगा। चीनी के बारे में नाकिस पॉलिसी से आवाम ही नहीं हुकूमती खजाने को भी खसारे का सामना करना पड़ता है। इस राय के मुताबिक चीनी से खेल में अब तक FPR को 1350 करोड़ का नुकसान हो चुका है, जबकि आवाम को 40,000 करोड़ का टीका भी लग चुका है। एक बार फिर से जान लेते हैं जाहिद आबिद से। जाहिद, बताइए इस मामले में कितनी सदाकत है? जी बिल्कुल, जिस वक्त भी चीनी दरामद की जाती है तो उसके लिए कीमती ज़र मुबादला खर्च किया जाता है और ये एक ऐसा तरीका है जिससे लाजमी तौर पे मुल्की खजाने पर बोझ पड़ता है। दूसरी तरफ जो शुगर मिल्स मालकान होते हैं उनकी जेबों में अरबों रुपया चला जाता है। सालाना तकरीबन 50 लाख टन चीनी मुल्क में इस्तेमाल होती है। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि जिस वक्त एक फी किलो 10 रुपए या 20 रुपए इजाफा होता है तो करोड़ों रुपए शुगर मिल्स मालकान की जेब में चले जाते हैं, जबकि इनके जो पैदावारी खराजात होते हैं वो सालाना एक मरतबा ही होते हैं। पहले 3 माह में जिस वक्त क्रशिंग सीजन होता है उसके बाद इनका कोई पैदावारी लागत में इजाफा नहीं होता। यानी जिस क्रशिंग सीजन में जिस रेट पर चीनी बेची जाती है उससे बाद जितनी महंगी की जाती है चीनी, वो इनका नाजायज मुनाफा ही उसे करार दिया जा सकता है, क्योंकि जो असल कीमत होती है वो क्रशिंग सीजन में ये वसूल कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे चीनी की तलब बढ़ती जाती है, चीनी का स्टॉक कम होता जाता है, तो ये फिर शुगर मिल्स मालकान की जानब से ये खेल खेला जाता है कि चीनी की कीमत को मुसलसल बढ़ाया जाता है। अब 130 या 140 रुपए वाली चीनी अगर 190 और 200 रुपए में फरोख्त की जा रही है तो 60 से 70 रुपए फी किलो चीनी क्रशिंग सीजन के मुकाबले में महंगी बेची जा रही है, जो कि सरासर मुनाफा है और ये मुनाफा शुगर मिल्स मालकान की जेब में जा रहा है, क्योंकि जो होलसेल डीलर होता है उसका मुनाफा उतना ही रहता है जो कि 1 से 2 रुपए फी किलो होता है। इसी तरह जो परचून फरोश होता है उसका मुनाफा भी 1 से 2 रुपए फी किलो तक रहता है। और जो तमाम इजाफा किया जाता है, ये 60 से 70 रुपए जो इजाफा हुआ है, ये तमाम शुगर मिल्स की जानब से किया गया है। परचून फरोश और जो होलसेलर डीलर हैं उनका मार्जिन मुनाफे का वही है जो कि 130 या 140 रुपए फी किलो चीनी पर उनको मिलता था, उनको वही मुनाफा का मार्जिन आज उसी रेट पर मिल रहा है। और तमाम शुगर मिल्स मालकान जो हैं वो 60 से 70 रुपए फी किलो तक ज्यादा इस वक्त कीमत का मुनाफा अपनी जेबों में डाल रहे हैं और अवाम ये मुनाफा देने पर मजबूर है, क्योंकि हुकूमत की जानब से कोई संजीदा कोशिश इसकी नजर नहीं आ रही। इसकी कीमत कम कराने के लिए हुकूमत ने एक कमेटी बनाई थी जिसके राना तनवीर हुकूमत की इस मामले में संजीदगी सामने नहीं आ रही और अरबाब इख्तियार की पॉलिसी से आवाम को रिलीफ के बजाय तकलीफ देने लगी है। हमारे नुमाइंदगान जाहिद आबिद, सोहेल कैसर, अब्दुल कादिर और आतिफ परवेज हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो आपको बताएं कि इस हवाले से लाहौर के शहरियों का भी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और शहरियों ने महंगी चीनी को मिल्स मालिकान और हुकूमत की मिली भगत करार दे दिया है। कहते हैं कि जब चीनी सस्ती होती है तो एक्सपोर्ट कर दी जाती है। मार्केट में चीनी 200 रुपये में भी नहीं मिल रही। आवाम को हमेशा महंगी चीनी ही मिलती है। मज़ीद अवामी राय सामने क्या आ रही है, आपको सुनवाते हैं। चीनी 160 रुपये थी, 180 200 रुपये मिल रही, लेकिन वो मिल ही नहीं रही। ये किसी दुकानदार के जाओ कहने चीनी है ही नहीं, चीनी है ही नहीं, और समझ नहीं आ रही। चीनी महंगी भी करके फिर भी चीनी नहीं दे रहे। चीनी तो महंगी हो गई है, इन लोगों को भी ये नहीं पता गरीब आदमी कैसे कमाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। हर चीज़ का रेट बढ़ा रहे हैं। मरियम नवाज़ को खुद चाहिए ये नोटिस लेना चीनी का, हर चीज़ का। चीनी का रेट पहले 65 रुपए से 165 रुपए है, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 180 ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਕੋਈ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਇਹ 180 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ। गलियां महल्ले ਜਿਹੜੇ स्टोर वाले ने वो 200 रुपए तक भी बेचते पे। हमारे मुल्क की पैदावार जब बाहर जाएगी और बाहर से वापस आएगी तो जो उस पर ड्यूटी वगैरह, जो उस पर अखराजात आएंगे वो किस पे पड़ेंगे? हम लोगों पे पड़ेंगे। ज़ाहिर बात है उसकी प्राइस इंक्रीज़ होगी तो हम पे करेंगे। अब अपने मुल्क की पैदावार है जो हम इधर अगर लोकली वो तैयार हो, बाहर एक्सपोर्ट ना हो, तो शायद वो हमें 100 रुपये किलो मिले। एक गाड़ी पे कस्टमर आया, उसने कहा उसके पास बोरियाँ पड़ी हैं चीनी की,
उसने कहा चीनी दे दें, स्पेशली उसने चीनी का रेट पूछा, उसने कहा चीनी नहीं है। तो यही ब्लैक का मकसद है। और क्या होता है? पहले 120 रुपये में उन्होंने बाहर भेजी है, लोगों को देते रहे दूसरे मुल्कों को, अब बाहर से महंगी ले रहे हैं। तो इनको खुद ख्याल करना चाहिए था कि इस चीज़ को स्टॉक किया जाए, अपनी आवाम के लिए इसको पेश किया जाए, ना कि लोगों के आगे पेश करते हैं वहाँ पे जाके। चीनी का रेट सुन लें, चीनी का रेट 200 से अबव हो चुका है। क्या कहते हैं, पहले ये लोग सरमायादार जितने हैं पहले एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर इंपोर्ट कर देते हैं, अपना ही फ़ायदा सोचते हैं, आवाम का तो कोई भी नहीं सोचता। ये कभी चीनी बाहर भेजते हैं, कभी मुल्क में चीनी मंगवाते हैं। पहले चीनी सस्ती थी, अब चीनी महंगी है। जब मुल्क से बाहर भेज रहे थे तब सस्ती थी, अब मुल्क से बाहर से आ रही है तो महंगी हो गई है। सर ये समझ नहीं आई, ये क्या लॉजिक है? पहले 125 रुपये दे के और 200 रुपये वापस ले रहे हैं। ये इन्होंने पता नहीं क्या किया। अगर बेचनी थी बाहर, मतलब भेज के, तो वापस क्यों मंगवाई इन्होंने? ये इनकी ऐसी सूरत आ रहनी है। इन्होंने बाहर चीज़ें भेजनी है, बाहर से फिर महंगी मंगवा लेनी है। आवाम के ऊपर बोझ डालना ही डालना, वो किसी सूरत में भी डालें। और नाज़रीन, ब्लैक माफिया एक बार फिर सरगर्म। मुर्गी का गोश्त एक ही रोज़ में 38 रुपये महंगा कर दिया। ब्रॉयलर की फ़ी किलो कीमत 533 रुपये तक जा पहुंची है। जिंदा ब्रॉयलर के दाम भी 26 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। इससे पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। बताया अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल ब्रायलर की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो ब्रायलर जो है उसकी कीमत में गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि सप्लाई में किल्लत आने की वजह से ब्रायलर गोश्त की कीमतों में इजाफा जो है वो किया जा रहा है। 38 रुपये फ़ी किलो महंगा करके 533 रुपये फ़ी किलो सरकारी रेट में ब्रायलर जो है मुकर्रर किया गया है। लेकिन मार्केट में या परचून बाज़ारों में, गली मोहल्लों के जो परचून बाज़ार है, वहाँ पे ब्रायलर 550 से 570 रुपये फ़ी किलो तक भी फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो साफ़ी ब्रायलर है वो 625 से 650 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर कीमत के हवाले से बात की जाए ज़िंदा ब्रायलर की, तो फार्म गेट रेट ज़िंदा ब्रायलर का जो है आज 340 रुपये है। होल सेल ज़िंदा ब्रायलर 354 रुपये है, जबकि परचून बाज़ारों के लिए जो ज़िंदा ब्रायलर की कीमत है वो 368 रुपये है फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। लेकिन ब्रायलर की कीमतों में इजाफा क्यों हो रहा है? ब्लैक मार्केटिंग जो है वो इस वक्त सप्लाई में क्यों की जा रही है? हमारे साथ इस वक्त पंजाब चिकन रिटेलर एसोसिएशन लाहौर के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, राजा गज़नफ़र अली। इनसे बात करते हैं। साहब ये बताइएगा कि क्यों कीमतों में इजाफा हो रहा है? शहरी जो है वो सस्ते ब्रायलर के चक्रों में है, लेकिन यहाँ पे तो दिन ब दिन महंगा हो रहा है। असल में ये डिमांड के साथ इसका रेट चलता है, डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड ज़्यादा है, 9-10 मुहर्रम गुजरे हैं, उस वजह से डिमांड ज़्यादा है। लेकिन आज रेट गलत आया है। इस तरह के 360 रुपये रात को फार्म रेट था, 374 रुपये दुकानदार को मिलना चाहिए था, और जो दुकानदार ने सेल करना है वो 390 रुपये के करीब रेट बनता है, 398 रुपये, जो कि 20 रुपये का रेट का फ़र्क है ज़िंदा का, और गोश्त का 30 रुपये का फ़र्क है। ये गवर्नमेंट को चाहिए और जो इंतज़ामिया होने चाहिए कि ये रेट का फ़र्क नहीं आना चाहिए। अब 30 रुपये का फ़र्क है, कई दुकानदार परेशान है, उधर कंज्यूमर परेशान है। आज बिल्कुल आपने जो है गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि अगर इस वक्त जो सरकारी रेट जारी की गई है उसकी कीमतों में और जो मार्केट की जो कीमतें हैं, यानी कि मंडियों की या होल सेल मार्केट की जो कीमतें, उसमें तकरीबन 30 रुपये का फ़र्क है। जो सरकारी रेट है उसमें 30 रुपये कीमतें कम जो है वो मुकर्रर की गई हैं, जबकि जो ज़िंदा ब्रायलर की सप्लाई है वो तकरीबन 30 रुपये तक जो है वो ज़ायद की जो है वो कीमत पर की जा रही है, जिसकी वजह से ये तमाम सूरत हाल है। दुकानदार भी परेशान है, शहरी भी परेशान है, और इस सारी जो अवामिल है इसमें मसनूई किल्लत का अंसर शामिल है, क्योंकि मसनूई किल्लत पैदा करके डिमांड एंड सप्लाई में बिगाड़ पैदा किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। फूड सेफ्टी कवानीन के हवाले से डीजी फूड अथॉरिटी की मीडिया ब्रीफिंग जारी है, आपको दिखाते हैं। इसके अलावा मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मीट सेफ्टी CM साहबा की हदायत के मुताबिक हमारा एक अहम तरीन जो है वो एरिया है। इसमें टोलिंटन मार्केट है, इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ़ इलाके हैं। उसमें हमने मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस करते हुए पिछले साल में 6,86,000 किलोग्राम से ज़्यादा गोश्त जो कि मुज़रे सेहत था उसको हमने तलफ़ किया। और गुज़श्ता दिनों में भी हमने एक रिपोर्ट के जो है ऊपर एक्शन करते हुए 225 किलोग्राम गोश्त जो है उसको हमने तलफ़ किया है। जंग, ओकाड़ा, पाकपतन, इसके अलावा रावलपिंडी, सरगोदा, इन एरियाज़ में गोश्त के हवाले से बड़ी हमने मेजर कार्रवाइयाँ की।
बाज़ कार्रवाइयों के अंदर हज़ारों किलोग्राम जो गोश्त है वापस आएंगे ब्रेक के बाद। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी से अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात हुई है। अमन व अमान की सूरत हाल और सिक्योरिटी इदारों की पेशा वराना सलाहियत पर तबादला ख्याल किया गया है, तो आपको मुलाकात के हवाले से बता रहे हैं। यहाँ मुलाकात हुई है सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी से अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में अमन व अमान की सूरत हाल और सिक्योरिटी इदारों की पेशा वराना सलाहियतों बारे तफसीली गुफ्तगू भी की गई हैं। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी से अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात हुई है। अमन व अमान के सूरत हाल और साथ ही साथ सिक्योरिटी इदारों के पेशा वराना सलाहियत बारे तबादला ख्याल भी किया गया है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी से अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में अमन व अमान के सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है, जबकि साथ ही साथ सिक्योरिटी इदारों के पेशा वराना सलाहियत बारे तबादला ख्याल भी किया गया है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी से अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात हुई है। अमन व अमान की सूरत हाल और सिक्योरिटी इदारों के पेशा वराना सलाहियतों बारे तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात के हवाले से आपको बता रहे हैं सेक्रेटरी दाखिला पंजाब से अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात हुई है। अमन व अमान की सूरत हाल और साथ ही साथ सिक्योरिटी इदारों की पेशा वराना सलाहियत बारे तबादला ख्याल किया गया है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी से अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात हुई है। LDA हाउसिंग स्कीम्स के रिकॉर्ड की शिफ्टिंग और डिजिटलाइजेशन इल्तवा का शिकार हो गई है। रिकॉर्ड शिफ्टिंग शुदा फाइल्स की तादाद 85,000 थी, जबकि बाकी फाइल्स की शिफ्टिंग का हदफ रखा गया है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद फाइल्स की तादाद महज 90,000 तक ही पहुंच सकी है, जबकि PLRAB रिकॉर्ड शिफ्टिंग के अमल में कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त ना कर सका। इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। बताइए ज़ैन। LDA हाउसिंग स्कीमों के रिकॉर्ड की शिफ्टिंग और डिजिटलाइजेशन का अमल मुसलसल इल्तवा का शिकार है। अप्रैल में LDA ने रिकॉर्ड शिफ्टिंग के लिए पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की खिदमात हासिल की। उस वक्त रिकॉर्ड शिफ्टिंग शुदा फाइलों की तादाद 85,000 थी और बाकी फाइलों की शिफ्टिंग का हदफ रखा गया था। तमाम तर कोशिशों के बावजूद अप्रैल से लेके अब तक फाइलों की तादाद महज 90,000 तक पहुंच सकी है और PLRAB रिकॉर्ड शिफ्टिंग के अमल में कोई खातर का पेशरफ्त ना कर सका। LDA के पास मजमूई तौर पर 1,60,000 फाइलें मौजूद हैं और अब भी 70,000 फाइलों की शिफ्टिंग सवालिया निशान बनी हुई है। मिसिंग फाइलों और इन्वेंट्री से बाहर फाइलों की शिफ्टिंग के लिए PLRA ने थर्ड पार्टी से ह्यूमन रिसोर्स और सामान के लिए इजहार दिलचस्पी तलब किया था और रिकॉर्ड शिफ्टिंग का मंसूबा बनाया था, जो सुस्त रवि का शिकार है। LDA गवर्निंग बॉडी ने रिकॉर्ड शिफ्टिंग का काम PLRA से करवाने की बाकायदा मंजूरी दी थी। उसके बाद ये ह्यूमन रिसोर्स तलब किया गया, लेकिन अभी तक ना ही ह्यूमन रिसोर्स के तहत नया जो अमला है वो भर्ती हो सका और ना ही रिकॉर्ड शिफ्टिंग का अमल PLRA की जानिब से शुरू हो सका। इस तरह मिसिंग फाइलों की वजह से 20,000 से ज्यादा प्लॉटों पर इंतकाल और कब्जे की कार्रवाई रुकी हुई है। LDA ने रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन के लिए 30 मार्च की डेडलाइन मुकर्रर की थी और अब ये डेडलाइन गुजरे 4 माह से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और अब तक डिजिटलाइजेशन का अमल मुकम्मल नहीं हो सका। यही वजह है कि शहरियों को इंतकाल और कब्जे की कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात और इंतजार का सामना करना पड़ रहा है। ज़ैनुल आबदीन। वज़ीर आला पंजाब का सरकारी वसाइल की शफाफ तकसीम का एक और इनकलाबी कदम मंजर आम पर आया है। महकमा जंगलात के मसूलों को पहली बार डिजिटल निज़ाम के जरिए मुआवज़ों की अदायगी की जाएगी। महकमा जंगलात बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद अदायगियाँ करने वाला पहला महकमा बन गया है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का इस मुताबिक कहना है कि डिजिटल अदायगियों के निज़ाम से शफाफियत भी आएगी। इसी पर बात कर लेते हैं सामिया से। बताइए सामिया। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सरकारी वसाइल की शफाफ तकसीम का एक और इनकलाबी कदम महकमा जंगलात के मजदूरों को तारीख में पहली मरतबा डिजिटल निज़ाम के जरिए मुआवज़ों की अदायगी की जाएगी। पंजाब की तारीख में पहली बार महकमा जंगलात के मजदूरों को जो है वो बायोमेट्रिक तस्दीक निज़ाम से अदायगी की गई। महकमा जंगलात मजदूरों को बायोमेट्रिक तस्दीक निज़ाम से अदायगी करने वाला पहला महकमा बन चुका है। अप्रैल से मई के दौरान 18 करोड़ 70 लाख रुपए की अदायगी की गई है। बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच लीज बैंकिंग और रकूम तकसीम करने वाले अफसरान को बायोमेट्रिक तस्दीक के जरिए अदायगी करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सामिया।
चेयरमैन इस्तेहकाक कमेटी समीउल्लाह खान की ज़ेर सदारत इस्तेहकाक कमेटी का इजलास हुआ है। इजलास में इस्तेहकाक के 5 तहरीक ज़ेर गौर आई हैं। गाजी अहमद सईद की महकमा सेहत के ऑफिसर के नामुनासिब रवैये से मुतालिक तहरीक इस्तेहकाक रजामंदी के बाद निपटा दी गई हैं। तो आपको बता रहे हैं चेयरमैन इस्तेहकाक कमेटी समीउल्लाह खान की ज़ेर सदारत इस्तेहकाक कमेटी का ये अहम इजलास हुआ। इजलास में इस्तेहकाक के 5 तहरीक ज़ेर गौर आई हैं। गाजी अहमद सईद की महकमा सेहत के ऑफिसर के नामुनासिब रवैये से मुतालिक इस्तेहकाक रजामंदी के बाद निपटा दी गई हैं। तो आपको बता रहे हैं चेयरमैन इस्तेहकाक कमेटी समीउल्लाह खान की ज़ेर सदारत इस्तेहकाक कमेटी का ये इजलास हुआ है। इजलास में इस्तेहकाक के 5 तहरीक ज़ेर गौर आई हैं, जबकि गाजी अहमद सईद की महकमा सेहत के ऑफिसर के नामुनासिब रवैये से मुतालिक तहरीक इस्तेहकाक रजामंदी के बाद निपटा दी गई है। और आपको बताएं कि पंजाब कॉलेज कैंपस आर्ट में रोबोटिक्स नुमाइश और मुकाबलों का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान भर से जीतने वाली टीमों में ग्रैंड फिनाले का इनेकाद भी किया गया। पंजाब कॉलेज के तलबा और तालिबात ने मुकाबलों में भरपूर हिस्सा भी लिया। मज़ीद जान लेते हैं सामिया से बताइए सामिया। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पंजाब कॉलेज कैंपस 8 में मौजूद हूँ और आज रोबोटिक्स एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया है, जिसमें से जो है वो मुल्क भर से पंजाब कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने यहाँ पर रोबोटिक्स एग्जीबिशन लगाई है। मेरे साथ सीनियर प्रिंसिपल भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी मैम सरवत बताइएगा, यहाँ पर जो है वो आज देख रही हूँ जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने माइंड अप्लाई किए हुए और बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो यहाँ पर चीज़ें एग्जीबिशन का हिस्सा बनी हुई है। क्या कहेंगी? जी, हर साल की तरह पंजाब कॉलेज ने इस दफ़ा भी इस रोबोटिक्स एग्जीबिशन का एहतमाम किया। एक्चुअली ये एक, आप समझें, ये फाइनल राउंड है। ये तमाम कैंपसेस जो हमारे डिफरेंट शहरों से 140 शहरों से लोग हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं, वो अपने अपने शहरों में इनिशियल कंपटीशन से गुजर चुके हैं और अब वो अपना अपना फाइनल प्रोजेक्ट लेकर यहाँ पर इस फाइनल एग्जीबिशन के अंदर आए हैं। और जब आपने इसको देखा हो, राउंड दिया हो, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ना सिर्फ ये कि बच्चे बहुत माशाल्लाह टैलेंटेड हैं, जिसमें सिर्फ लड़के ही नहीं लड़कियां भी इस मैदान में उतनी ही आगे हैं। और सबसे बड़ी बात जो समझ आ रही है वो ये कि बच्चे अपने इस माहौल से जितने हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं उनसे बहुत अच्छी तरह वेल अवेयर है और उन्होंने उन्हीं का हल निकाला है। जैसे आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे कि होम सिक्योरिटी के ऊपर बहुत से बच्चों ने अलार्म लगाए हैं, सिक्योरिटी अलार्म्स हैं, बारिश आ गई तो उसके लिए पता चल जाए, लाइट्स ऑन खुद हो जाएं, खुद ऑफ हो जाएं। इसी तरह रोड एक्सीडेंट्स के ऊपर फिर जो जिस तरह सवात का इंसिडेंट हुआ वहाँ पे लोग डूब गए, बच्चों ने ऑटोमेटिक रोबोट्स बनाए हैं जो कि रेस्क्यू कर लेंगे डूबते हुए लोगों को। आज बिल्कुल मेरे साथ इस वक्त सीनियर प्रिंसिपल मेन लाहौर गर्ल्स की मौजूद थी मैम सरवत। उन्होंने बड़े बेहतरीन अंदाज में बताया कि बच्चों ने किस तरह जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। तो मेरे साथ यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं पंजाब कॉलेज के। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ जो है चीज़ों की एग्जीबिशन लगाई गई है, टेक्नोलॉजी का भरपूर अंदाज में जो है वो इस्तेमाल किया गया है। स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, कहाँ से आए हैं और क्या बनाया है? हम इस्लामाबाद रावलपिंडी के कैंपस से हैं और हम लोगों ने स्मार्ट मिलिट्री बेस बनाई है। अब हमारे जैसे मैन टू मैन काम होता है हमारे ग्राउंड पे, ठीक है। अब हम लोगों ने एक नया आइडिया सोसाइटी में लॉन्च किया। बताइएगा क्या बनाया और क्या मेन चीज़ बनाई है आप लोगों ने? ये उनका हमने स्मार्ट मिलिट्री बेस बनाई है। इसमें हमने बेसिक सिक्योरिटी फीचर्स ऐड किए हैं। अगर कोई एंटर होता है बाहर, हमने कार्ड की थ्रू स्कैन करेगा, उसके बाद वो एंटर होगा, ऐसे वो एंटर नहीं हो सकता। देन पार्किंग हमने ऑटोमेटिक लगाई हुई है, स्कैनिंग होगी फिर अंदर जाएगा, रेडार लगाया हुआ है, लेज़र लगाई हुई है। मेन ऑफिस में स्मोक सेंसर्स लगाए हुए हैं, ऑटोमेटिक डोर्स लगाए हुए हैं। एंड बिल्कुल यहाँ पर जो एग्जीबिशन लगाई गई है, इसे देखकर यही मालूम होता है कि पंजाब कॉलेजेस के जो बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी के मैदान में भी किसी से पीछे नहीं है और यहाँ पर स्टूडेंट्स ने जो है वो भरपूर अंदाज में इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है। जी